चलिए सब लोग क्लास अटेंड करने आ जाइए। और ये रात्रिकालीन जो पाठशाला, ये हम लोग का संविधान की क्लास हम लोग इस समय कर रहे हैं। और एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। और पहला चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग 1919 के संविधान तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो जल्दी से अपना जुड़ना शुरू हो जाइए आप लोग। और इस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 1919 के अधिनियम पर और 1935 के अधिनियम पर हम लोग को चर्चा करना है। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग आ जाइए। और 1919 1935 के अधिनियम को हम लोग देखते जाते हैं, एकदम आसान भाषा में देखते जाएंगे ताकि कोई आपको दिक्कत नहीं हो। और उसको बस समझते चाहिए। नोट्स आपको उपलब्ध हो ही गया होगा। किसी को अगर नोट्स नहीं उपलब्ध होगा तो मैसेज कर देगा तो उसको नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। तो इस रूप में हम लोग देख लेंगे, नोट्स भी आपके पास है, आपको समझाने की प्रक्रिया वो समझा भी दिया गया। तो अब किसी तरह की दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर एक दिन क्लास जब ये पूरा होगा चैप्टर तो डाउट क्लास भी हम लोग ले लेंगे। तो इसी के अंतर्गत हम लोग ये काम अब शुरू करते हैं। और इस काम को 1919 के अधिनियम को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, 1919 का अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम है, तो ये हम लोग थोड़ा सा क्या क्या चीज कल पढ़ चुके थे उसको देखिए। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि पहला हम लोगों ने ये देखा था कि उसका जो बेस था, वो बेस जो है वो अगस्त में एक घोषणा हुई थी। तो अगस्त घोषणा को बेस बनाया गया था, यानी अगस्त घोषणा इसका बेस बना। फिर ये हुआ था कि ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं, ये हो गया था। फिर हम लोगों ने दो चीजें उसमें से और देखी थी, जो हम आपको जल्दी से एक बार रिपीट भी कर देंगे। एक हम लोगों ने देखा था कि विषयों का बंटवारा हो गया था। दो विषय हो गए थे, एक सेंट्रल लिस्ट हो गई थी और एक स्टेट लिस्ट हो गई थी। सेंट्रल लिस्ट इस पे काम करेगी, स्टेट लिस्ट इस पे काम करेगी, नहीं सूचियों का वर्गीकरण हो गया था। और डोमिनेटिंग किसका था, ये सेंट्रल लिस्ट का था। ये चीज हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रांतों में द्वैत शासन कैसे आया। तो प्रांतों में द्वैत शासन के लिए क्या हुआ कि एक सुरक्षित विषय रखा गया था, रिजर्व, और एक ट्रांसफर्ड विषय रखा गया था। रिजर्व पे गवर्नर कैसे शासन कर रहा था, ट्रांसफर पे कैसे सीएम कैसे ट्रांसफर कर रहा था। लेकिन जो विधान परिषद थी वो सीएम के प्रति ही उत्तरदायित्व था, इनका उत्तरदायित्व जो है वो गवर्नर के प्रति था। ये समस्या थी, इसलिए ये एक्टिवेट नहीं हुआ। 1921 में इसको एक्टिवेशन में नहीं जा पाए। ये दो विशेषताएं हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग आते हैं 1919 के अधिनियम की तीसरी विशेषता पर। ठीक है, तीसरी विशेषता पर हम लोग आते हैं कि 1919 के अधिनियम में तीसरी विशेषता क्या है। अब जो 1919 का अधिनियम है, इसकी तीसरी विशेषता को हम लोग देखें ध्यान से। ये 1919 का अधिनियम तो पहली बार क्या करा, पहली बार दो सदन की स्थापना हुई। अब सदन किसको कहते हैं आप लोग समझ ही गए। जैसे लोकसभा एक सदन है, राज्यसभा एक सदन है। ठीक, लोकसभा एक सदन है, राज्यसभा एक सदन है। लोकसभा को पहले किस नाम से जानते जाते, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसका गठन कब हुआ था, 1853 में। ये पहला सदन बन गया था। ये जो राज्यसभा है वो पहले क्या थी, काउंसिल ऑफ स्टेट थी, काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्य परिषद है। तो ये तो 1853 में गठित हो गया था। पहली बार 1919 के अधिनियम में ये एक तरह से लोकसभा तो था, राज्यसभा भी आ गया। लोकसभा राज्यसभा को हम बीच रख के इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझने में आसाना हो, यानी आसानी हो। यानी दो सदन यहाँ पर स्थापित हो गया। सदन की स्थापना का मतलब क्या है, 1853 में लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई जिसको हम लोकसभा कह रहे हैं। और 19 में जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो भी आ गया। यानी दो सदन की व्यवस्था यहाँ पर स्थापित हो गई। निर्वाचन इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति थी। और इस प्रकार कह रहा है कि भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हो गई, यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन हो गया। दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुनाव किया जाता था। यहां से सिंपल में क्या हुआ कि पहली बार दो सदन आ गया, लोकसभा भी आ गया, राज्यसभा भी आ गया।
लोकसभा को अभी उस समय लोकसभा नहीं कहते थे, उस समय उसको क्या कहते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहले एक ही असेंबली थी, अब उसी असेंबली को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। वो असेंबली क्या हो गई, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, एक काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया, विधान परिषद जो है दो भागों में बट गया। एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया। यानी दो सदन बनकर के यहाँ पर तैयार हो गए। जैसे आजकल का लोकसभा राज्यसभा है, तो उसकी पृष्ठभूमि यही बन करके तैयार हो गई। तो पृष्ठभूमि बन के तैयार हो गई, यहाँ से बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर प्रशासन का भारतीकरण शुरू हुआ। अगर पीछे जाइए तो प्रशासन की भारतीकरण की प्रक्रिया सबसे पहली बार कब शुरू हुई थी, 1833 में, कि भारत के लोगों को प्रशासन में अधिकार दिया जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इसमें कहा गया कि 6 में से क्या होंगे, 3 भारत वाले होंगे, लेकिन कमांडर इन चीफ जो होगा वो भारतीय नहीं होगा ना। अगर आपसे पूछा जाए कि वायसराय की कार्यकारी की परिषद में सबसे पहला व्यक्ति जो भारत का शामिल हुआ और कब शामिल हुआ, तो 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर देखिए, जो पृथक निर्वाचन की प्रणाली थी, पृथक निर्वाचन की प्रणाली थी, वो पृथक निर्वाचन की प्रणाली कब शुरू हुई थी, 1909 में। और ये जो प्रणाली है, इसका यहाँ पर देखिए विस्तार किया गया। सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय, ये सब क्या है, वो अलग समूह बन गए। ये सब अलग अलग समूह, यानी इनके सीट पर यही लड़ेंगे और यही लोग वोटिंग करेंगे। कि अलग वोटिंग, अलग वोटिंग, अलग वोटिंग। तो मुस्लिमों के लिए आरक्षण पूछेगा तो 1909 में, सिखों के लिए आरक्षण पूछेगा तो कल हम आपको याद करने के लिए कैसे बताए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो यहाँ तो कोई मुद्दा था नहीं, यहाँ पर मुस्लिम 9 में आरक्षण पा गए, सिख और ईसाई 1919 के अधिनियम आ गए ना। यहाँ पर क्या हुआ, 9 में मुस्लिम आरक्षण और 19 में सिख और ईसाई। इसी तरह से दिमाग में रखिए, यही क्रम बनता जाएगा। मुस्लिमों के लिए आरक्षण पूछेगा तो ना, मुस्लिमों के लिए आरक्षण पूछेगा तो 9 में, और सिख और ईसाई के लिए पूछेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति को आगे बढ़ा दिया गया। फिर ये कहा रहा है कि कानून में संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार को प्रदान किया गया। यानी मताधिकार के 3 आधार रखे गए। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा आधार एजुकेशन, और तीसरा आधार क्या है, टैक्सेशन। इस आधार पर ये प्रणाली जो है वो शुरू हुई। अब जो अगला सुधार इसमें महत्वपूर्ण रूप से है, उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए हुआ ये था, ये बात पूरा हम समझा के तब आपको 7वां नंबर की बात यहाँ पर समझा रहे हैं। हुआ ये था कि भारत राज्य सचिव की परिषद जो है वो 1858 में बनी, लेकिन इसकी जो सैलरी होती थी वो लंदन से दी जाती थी। अब भारत वाले मांग ये कर रहे थे कि सैलरी इंडिया से दी जाए। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम में ये मान लिया गया कि सचिव की परिषद को वेतन जो होगा वो इंडिया से दिया जाएगा। इन्हीं वाली बात जो है मान ली गई। लेकिन साथ ही ये कहा गया कि चलिए एक नया पद बनेगा, एक जो है नया पद बनेगा, अ, उसको हाई कमिश्नर बोलेंगे, भारतीय उच्चायुक्त बोलेंगे, और इसकी जो सैलरी होगी वो इंडिया से मिलेगी। इसकी सैलरी मिल गई कहाँ से, इंडिया से। हाँ, इसकी सैलरी इंडिया से। फिर से देखिए, 1858 में सचिव एवं उसकी परिषद का गठन हुआ। इसकी सैलरी लंदन, रहते थे लंदन में, लेकिन सैलरी मिलती थी इंडिया से। अब जब इसका बहुत आलोचना हुआ तो सैलरी इन लोगों ने इंडिया से शुरू कर दिया, लंदन से शुरू कर दिया, यानी यहाँ की जगह पे यहाँ से सैलरी मिलनी बंद हो गई, यहाँ हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि एक नया पद बनेगा। देखिए, इस कानून से लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया, और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। इसको क्या किया गया कि भारत की पूरी विदेश नीति यही देखेगा। और आज भी ये परंपरा है। जो लोग देखिए
जो ब्रिटिश औपनिवेश से जुड़े हुए लोग थे वहां पर उसको हाई कमिश्नर कहते हैं, बाकी देशों में इसको एम्बेसडर कहते हैं, राजदूत कहते हैं। तो राजदूत की प्रक्रिया यहाँ से देख सकते हैं। यानी सातवां बिंदु क्या बता रहा है कि एक नया पद बना जिसको हम भारत का उच्चायुक्त कहते हैं, हाई कमिश्नर कहते हैं। यहाँ हमने आपको थोड़ा डिटेल करके बताया कि आखिरकार ये बना क्यों। 1858 में ये जो खुन्नस है कि सैलरी जो है लंदन से नहीं, बाहर से नहीं, लंदन से जाएगी, तो उन्होंने कहा कि एक नया पद उन्होंने बना दिया। और ये जो पद है अब उसको उन्होंने कहा कि इसका जो भूमिका होगी वो कहाँ से होगी, लंदन से होगी, लेकिन वेतन कौन देगा, भारत की सरकार देगी। वो एक तरह से क्या है, वो एक औपनिवेशिक सोच की कैसे डोमिनेट किया जाए। तो वहां पर उन्होंने डोमिनेट किया और इस पद का गठन करके क्या किया है, उन्होंने कहा कि नहीं, वेतन जो है वो भारत से नहीं मिलेगा, अब मिलेगा कहाँ से, लंदन से। लेकिन एक नया पद बन गया, हाई कमिश्नर। ये प्रणाली अभी भी चल रही है। तो हाई कमिश्नर के पद का गठन हुआ। इसमें अगला जो महत्वपूर्ण है जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, कि इसी में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और 1926 में सिविल सेवक भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बात कर रहा है किसकी, यूपीएससी की। हाँ, तो पूछेगा कि यूपीएससी का गठन किस अधिनियम में, 1919 में। एक्टिवेशन इसका कब, 1926 में ना। इसका मतलब क्या, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं यूपीएससी, उस यूपीएससी के लिए एक आयोग होगा। उस आयोग के गठन की बात कब, उस आयोग के गठन के लिए जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, इसके लिए बात कही गई कब, 1919 में। एक्टिवेट हुआ 1926। फिर अगला भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी तक क्या होता था, बजट ना, वो एक केंद्रीय बजट होता था। अब हुआ ये कि चलिए, ये सेंट्रल बजट अलग होगा और स्टेट बजट अलग होगा। तो पूछेगा कि सेंट्रल बजट को स्टेट बजट से अलग कब किया गया। देखिए, केंद्रीय बजट को राज्यों से बजट से अलग कर दिया गया, विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। यानी यहाँ पर क्या बात हो रही है कि बजट की प्रक्रिया सेपरेट सेपरेट हो गई। केंद्र सरकार केंद्र पे बनाएगी, राज्य सरकार राज्य पे बनाएगी। हाँ, केंद्र सरकार केंद्र पे बनाएगी, राज्य सरकार पे बनाएगी। यानी बजट की प्रक्रिया को अलग किया गया। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच के लिए अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। बात कर रहा है किसकी, साइमन आयोग की। इसी में ये कहा गया था कि एक साइमन आयोग बनेगा और वो फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि भारत के लोगों को अधिकार दिया जाए कि अधिकार नहीं दिया जाए। इसी में ये बात कही गई थी, इसी में ये बात कही गई थी। इसका मतलब अगर इसको ब्रीफली देखा जाए कि 1919 के संविधान में क्या क्या हुआ, तो 1919 के संविधान को देखने के लिए एकदम साधारण स्तर पे हम लोग शुरू कर, सिंपल स्तर पे शुरू करिए। ठीक है, तो पहली विशेषता इसकी क्या है, पहली विशेषता ये है कि सूचियों को दो भागों में बांट दिया गया। केंद्र सरकार केंद्र पर काम करेगी, राज्य सरकार राज्य पे काम करेगी। ओके। दूसरा, प्रांतों में डायरची सिस्टम आया, यानी दोहरा शासन प्रणाली आई। दोहरा शासन प्रणाली का क्या मतलब होता है, दोहरा शासन प्रणाली का मतलब होता है कि ये प्रांतों में शासन अलग है, प्रांतों में शासन अलग है। और अलग कैसे है, यहाँ पर दो दो सरकार काम कर रही है, एक गवर्नर काम कर रहा है, एक सीएम काम कर रहा है। लेकिन विधान परिषद इसके प्रति उत्तरदायी है, ये इसके प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब ये व्यवस्था में दोष था। अगर तीसरी विशेषता इसका देखा जाए कि तीसरी विशेषता क्या है, तो अगर तीसरी विशेषता पे हम लोग ध्यान दें कि हाँ, तीसरी विशेषता 1919 के अधिनियम की क्या है, तो 1919 की अधिनियम की तीसरी विशेषता देखिए। पहला, दो सदन इसी में आ गया ना, प्रशासन के भारतीयकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन को और आगे बढ़ाया गया, भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई ना। इसका मतलब क्या है कि जो 1919 का अधिनियम है हमारे लिए बहुत कई रूपों में महत्वपूर्ण है। कई रूपों में महत्वपूर्ण का मतलब क्या है, ये जो 1919 का अधिनियम है, जो एक्ट है, इसमें देखिए 19 कितनी बार आया है, दो बार आया है। ये इसका की पॉइंट है। देखिए, सूची पहली बार दो कब बनी, सूची कब बनी, इसी में दो। दोहरा शासन कब आया,
दोहरा शासन भी इसी में आया। एक दूसरा नया पद हाई कमिश्नर कब बना, इसी से में आया ना। दो सदन कब बने, इसी समय बने। इसका मतलब क्या है, ये दो यहाँ पर याद करने का तरीका, दो सूची बन गई, दोहरा शासन प्रणाली हो गई, दो सदन बन गए। तो इस रूप में हाई कमिश्नर का गठन हो गया। तो दो वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर 1919 के अधिनियम में ज्यादा लग रहा है, दो वाला कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा है। इसी तरह से इसको याद करना है कि 1919 के संविधान में क्या हुआ कि दो वाला व्यवस्था ज्यादा है। दो सूची पूछेगा तो भी, दो सूची पूछेगा तो भी, और दोहरा सदन पूछेगा तो भी, दूसरा नया पद पूछेगा तो भी, ये सारी विशेषताएं जो है 1919 के अधिनियम में देखी जा सकती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग फाइनली आ गए कहां पर, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, हम लोग यहाँ पर पहुंच के, ये इसका अंतिम बिंदु है। ठीक है, पहले सिंपल चीज देखिए, ये 1935 का संविधान है और ये हमारा संविधान है, ये हमारा संविधान। ठीक है, चलिए, ये जो संविधान है, अगर इस किताब को हम माना जाए 100%, ठीक है, तो इसके 60% तत्व वो यहां से आए। इसका मतलब अगर हम इसको संविधान मानते हैं कि भाई ये हमारा संविधान है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, छोटा संविधान है, ये छोटा संविधान। तो पूछेगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, छोटा संविधान संशोधन किसको बोलते हैं। जैसे 1935 का अधिनियम क्या है, छोटा है। किस रूप में छोटा है, संविधान हमारा पूरा बड़ा है, और बड़ा इस रूप में भी है कि संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है लिखित रूप में। इसको बोला गया कि संविधान को बोला गया कि भाई काफी बड़ा है, ये बड़ा हो गया। तो अगर ये बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया कि नहीं। तो पूछेगा कि मिनी संविधान किसको कहते हैं, तो मिनी संविधान कहते हैं 1935 के एक्ट को मिनी संविधान के नाम से या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कहा जाता है, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से माना जाता है। ये हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम जो है उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी विशेषता को हम लोग देखते हैं, ये चीज खूब आती रहती है, ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है कि 1935 का अधिनियम जो है बाद में संविधान को बनाने में हमारी महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाएगा। अब देखिए, इसकी जो पहली विशेषता है कि इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। अखिल भारतीय संघ का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ब्रिटिश प्रोविंस हैं, ब्रिटिश प्रांत हैं, वो हैं कमिश्नरी सहित, प्लस इसमें जो रियासतें हैं ना, जो रियासतें हैं वो भी शामिल होंगी, रियासतें भी शामिल होंगी, यानी ये भी शामिल होंगे, ये भी शामिल होगी। लेकिन रियासतों को यहाँ पर स्वेच्छा पर छोड़ा गया, रियासतें चाहें तो इसमें शामिल हों और रियासतें चाहें तो शामिल न हो, और शामिल होने के लिए भी कम से कम 50% की शर्त रखी गई कि कम से कम 50% रियासतें इसमें शामिल हो ना। इसका मतलब क्या है, एक अखिल भारतीय संघ बनेगा, एक ऐसा भारत बनेगा जिसमें जो ब्रिटिश प्रांत हैं वो रहेंगे और जो रियासतें हैं वो रहेंगी। इसी को अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया यूनियन कहा गया। यहाँ पर ऑल इंडिया यूनियन का मतलब क्या हुआ, अखिल भारतीय संघ का मतलब क्या हुआ कि कैसा संघ जिसमें पूरा ब्रिटिश प्रांत है, कमिश्नरी है, रियासतें हैं। ठीक है, एक अखिल भारतीय संघ का मतलब हुआ। 1919 के अधिनियम में अगर आप देखे थे कि सूचियां दो थी, यहाँ क्या कर रहा है, अब इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र और राज्य के लिए 3 सूचियां बना दी गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची हम लोग पढ़े थे, सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल इस पर कानून बनाएगा। राज्य जो है स्टेट लिस्ट है, तो स्टेट पर राज्य अपना कानून बनाएगा। और समवर्ती पे क्या है, दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाएंगे। समवर्ती किसको कहते हैं, सम माने बराबर, वर्तन माने आवर्तन, घूमना, मतलब उस विषय में दोनों घूम सकते हैं, दोनों में से कोई भी घूम सकता है।
अब दूसरी चीज क्या है कि जितना रेजिड्यू पावर है, देखिए इसमें शब्द इस्तेमाल किया है कि रेजिड्यू पावर। तो जैसे आप पहले समझिए कि अवशिष्ट शक्तियां किसको कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, तो ऐसी शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब कि ऐसी शक्तियां जिनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो सारी रेजिड्यू शक्तियां क्या है, वो सारी रेजिड्यू शक्तियां वायसराय में शामिल होंगी। जैसे पूछेगा कि 1935 के अधिनियम में, 1935 का जो अधिनियम है उसमें अवशिष्ट शक्तियां किस में शामिल है, तो उसमें जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो वायसराय के अंतर्गत शामिल हैं। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वायसराय के अंतर्गत, मतलब अवशिष्ट शक्तियां क्या हुआ, फिर से बताइए। ऐसी शक्तियां जिसका कोई मेंशन नहीं है, जो बची खुची शक्तियां हैं, वो सारा पावर किसके पास है, वायसराय के पास है। आज के डेट में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास है, वो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो वो केंद्र सरकार के पास है। कि अगर कोई विषय जो है उल्लिखित नहीं है तो उस पर कानून कौन बनाएगा, वो कानून बनाने का अधिकारी वो सेंट्रल है। तो आज की डेट में पूछेगा तो सेंट्रल, और उस समय पूछ लेगा तो वायसराय। ठीक है। फिर कह रहा है कि संघीय व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासत इसमें शामिल होने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यानी ये व्यवस्था एग्जिस्टेंस में आई नहीं। तो यहां से हम लोग क्या समझे कि अखिल भारतीय संघ की बात हो रही है, अखिल भारतीय संघ की बात हो रही है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें रहेंगी। सूचियों की बात हो रही है, सूचियां कितनी हो गई, सूचियां 3 हो गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां बन करके तैयार हो गई, 3 सूचियां बन के तैयार हो गई। जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेंगी, तो वो सारी जो अवशिष्ट शक्तियां वो किसके पास रहेंगी, वहां पर वायसराय के पास रहेंगी। अब अगला 1919 का अगर एक्ट देखिए, पहले इसको समझा दें आपको। 1919 का एक्ट अगर देखिए आप, तो 1919 के एक्ट में क्या हुआ था कि प्रांतों में डुअल सिस्टम आया था, यानी कि दोहरा शासन प्रणाली आई थी। ये रिजर्व विषय था, ये ट्रांसफर विषय था। इसी को हम दोहरा शासन प्रणाली कर रहे हैं, एक शासन व्यवस्था यहाँ, एक शासन व्यवस्था यहाँ। 1935 में क्या हुआ, ये डुअल सिस्टम का एवोल्यूशन हो गया, एवोल्यूशन ऑफ द डुअल सिस्टम। ये डुअल सिस्टम की समाप्ति कर दी गई, डुअल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। जब जो डुअल सिस्टम समाप्त हुआ तो इसी को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं, यानी प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई। इसका मतलब 1919 के एक्ट में जो प्रोविंस में डुअल सिस्टम था, उसको डुअल सिस्टम को समाप्त करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ले आई गई। और ये जो डुअल सिस्टम था इसको सेंट्रल में ले जाया गया, यानी केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। जैसे पूछेगा केंद्र में डुअल सिस्टम कब आया, तो 1935 में आया, हालांकि एक्चुअली ये वर्क कर नहीं पाया। तो यहाँ क्या हुआ, 1919 का एक्ट है, 1919 के एक्ट में क्या हुआ था, प्रांतों में डुअल सिस्टम था, दोहरा शासन प्रणाली थी। यहां तक आते जाते दोहरा शासन प्रणाली को समाप्त किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया। और ये जो प्रांतीय स्वायत्तता है, ये प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतों में आ गई और डुअल सिस्टम केंद्र में आ गया। अब इसको हम आपको समझा भी दे रहे हैं, देखिए प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, ओके। प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया गया, देन ओके। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वतंत्र तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार था, स्वायत्त तरीके से अपने 3 पृथक क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त अधिनियम में राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कही गई, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। अब देखिए वहां पर क्या था, अब यहाँ पर मंत्रियों की सलाह पर गवर्नर जो है वो काम करेगा। यह व्यवस्था 1937 में शुरू हुई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। यानी व्यवस्था कितने साल चली, 1937, 1939। हुआ ये था कि 1935 का चुनाव हुआ था, 1935 का अधिनियम लागू हुआ, उसके अंतर्गत 1937 में चुनाव हुआ। 1937 में चुनाव 11 प्रांतों में हुआ था, 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला था, बंबई में वो 2 सीट पीछे थी, और इस रूप में वो 6, अब बाद में एक जगह पे और 7 जगहों पे उसने सरकारों का गठन किया।
लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसने इस्तीफा दे दिया। ये लगभग कुल 28 महीने तक ये सरकार चली थी। 28 महीने तक ये सरकार चली थी। ये 37 से 39 के बीच में ये लगभग 18 मंथ तक ये सरकार चली। यहाँ से पूरी चीज हम समझ ही लिए थे कि ड्यूअल सिस्टम को समाप्त हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, सेंट्रल में ड्यूअल सिस्टम आया। देखिए, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, सेम वही चीज है, लेकिन यह प्रावधान कभी भी लागू नहीं हो पाया। यहाँ उन्होंने ड्यूअल सिस्टम कभी भी लागू नहीं हो पाया। इसका मतलब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, सेम वही चीज, सुरक्षित और हस्तांतरित, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। नेक्स्ट जो विशेषता इसमें है, 1935 के अधिनियम में कह रहा है कि अब देखिए, पहली बार प्रांतों में भी दो सदन की व्यवस्था शुरू हो गई। 11 प्रांतों में से 6 प्रांत में दो सदन आ गए। कौन कौन में? बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम। ना, इसका मतलब क्या है कि 1919 वाले में क्या था कि सेंट्रल में दो सदन आया ना। यहाँ पर 1919 में क्या हुआ कि सेंट्रल में दो सदन आया। 1935 में क्या हुआ कि अब स्टेट में भी दो सदन आ गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का यहाँ पर विस्तार किया गया। 1909 में आया था, 19 में इसका और विस्तार किया गया, और 35 तक आते आते दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसका मतलब निर्वाचन जिसे आए, पृथक निर्वाचन, तुरंत आपके दिमाग में 1909 भी आना चाहिए, 1919 भी आना चाहिए, और 1935 भी आना चाहिए। यहाँ से मुस्लिमों की प्रक्रिया शुरू हुई, यहाँ से सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन इससे शुरू हुई, तो यहाँ तक आते आते दलित जाति एक, महिला दो, मजदूर वर्ग तीन, इनके लिए भी अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करी गई। फिर देखिए, इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ये भारत परिषद कब स्थापित हुई थी? भारत परिषद स्थापित हुई थी 1858 के एक्ट से। यहाँ पर क्या है, भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया, तो इनके काम को करने के लिए 6 काउंसलर्स नियुक्त किए गए। 6 जो है सलाहकार नियुक्त किए गए। इसका मतलब कि जो आपका भारत राज्य सचिव परिषद है, वो 1858 से 1935 तक इसका कार्यकाल है। यहाँ पर एक खत्म हो गया, तो इसकी जगह पर 6 काउंसलर्स यहाँ पर आ गए। मताधिकार का विस्तार हुआ, 10% लोगों को मताधिकार मिला। ठीक है, अगला देखिए, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई ना, आरबीआई को पहले क्या बोलते थे? एफबीआई, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में। वर्तमान में ये आरबीआई है। तो आरबीआई ये कब से बनी है? 1949 से। ये 1935 है, इसी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1949 में, यही आरबीआई है। इसी तरह से क्या है, संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई, और इस संघीय न्यायालय के पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उनका नाम था मॉरिस ग्वायर। मॉरिस ग्वायर, ये जो है ये महत्वपूर्ण रूप से ये इसके अध्यक्ष हुए। ठीक है, अब देखिए, लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग बन गया था 1919 में। 1919 में यूपीएससी बन गई थी, बन के तैयार। अब यहां तक आते आते जो संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना है, उसके साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की भी घोषणा की गई। यानी यूपीएससी पूछेगा तो 1919, स्टेट पीएससी पूछेगा तो 1935 ना, पीएससी पूछेगा तो 19, और स्टेट पीएससी पूछेगा तो 1935। इतना जो है चीजें। और इसी में एक चीज जो नहीं दिया हुआ उसको आप नोट कर लीजिएगा, बर्मा को भारत से पृथक किया गया। बर्मा पहले भाग था इसका, बर्मा को पृथक किया गया 1935 के एक्ट में,
वो एक्टिवेट हुआ 1936 में। तो पूछेगा कि बर्मा को भारत से अलग किया गया किस अधिनियम के माध्यम से। तो 1935 के अधिनियम से इसको अलग किया गया और 1936 में ये एक्टिवेशन हुआ। ये इस रूप में देखिए कि जो आपका ये 1935 का अधिनियम है, ये विभिन्न रूपों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यही जो है वो अधिकांश भाग के रूप में अधिकांश भाग के रूप में ये जो 1935 का अधिनियम है, यही 1935 का अधिनियम मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो ये पूरी कहानी रही। आज हम लोगों ने जो पढ़ा मुख्य रूप से वो पूरा एक चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया। हाँ, ये एक चैप्टर हमारा खत्म हुआ 1773 से लेकर के और 1935 तक का ये एक्ट हमारा समाप्त हुआ। नोट्स आप लेकर के प्रिंट करा लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हम एक दिन समय निकाल के डाउट क्लास भी कर लेंगे। हाँ, उसका डाउट क्लास हम कर लेंगे, क्लियरिटी उसमें आ जाएगी आपको। और किसी को कोई भी दिक्कत हो 9452789714 इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। नई क्लास के लिए भी ये क्लास पूरी तरह से महत्वपूर्ण रूप से लोक सेवा आयोग की जितनी परीक्षाएं होती हैं ना, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। सारे सब्जेक्ट को व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ दिनों में आपको एक क्लास और मिलेगी और दो दो क्लास के माध्यम से नोट्स का आपको प्रिंट आउट उपलब्ध करा दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। और क्लास की हर क्लास की आपको वीडियो फिर बाद में यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाती है। कोई दिक्कत होगी तो बीच बीच में हम लोग डाउट क्लास भी लेते रहेंगे और बीच में आपका टेस्ट पेपर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इतनी सुविधा आपको दी जाएगी। तो इस रूप में जो बच्चे दूर हैं उनके लिए महत्वपूर्ण एक मौका है। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि नहीं ठीक से काम हो, कि आप घर बैठे भी अपना अच्छे से पढ़ लें। तो घर बैठे पढ़ने का एक तरीका आप ये देख सकते हैं। और इस तरीके से अगर कोई दिक्कत हो आपको या कोई एडमिशन प्रोसेस जो भी चीज़ें जाननी हो, आप इस नंबर पे अपना मैसेज करिए, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। और थोड़ा सा डिटेल का माध्यम रहेगा ना, विस्तृत रूप से पढ़ाई होगी ताकि कोई भी परीक्षा दें आप, लोक सेवा से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, एलटी है, जीआईसी है, आरओ आने वाला है, वो पीसीएस की परीक्षा के लिए, इन सब चीज़ के लिए क्लास होगी आपकी महत्वपूर्ण होगी। ताकि व्यवस्थित रूप से एक बार पढ़ लीजिए ताकि बार बार पढ़ने की आपको आवश्यकता न पड़े। तो इसी के साथ आज हम लोग क्लास बंद करते हैं यहीं पे। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्लास आपको ठीक लग रही है, कैसी लग रही है, वो अपना मैसेज के थ्रू अपना बताइएगा इसको। और कोई भी दिक्कत हो तो वो भी मैसेज के थ्रू बताइए कि हाँ ये चीज़ समस्या हो रही है। अच्छा लगा तो भी थोड़ा मैसेज करके बता दीजिए कि नहीं ठीक लग रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। कल फिर हम लोग इसी समय पे मिलेंगे, रोज इसी समय पे 9 बजे हम लोग मिलते हैं। और संविधान की क्लास के साथ कल हम लोग फिर एक संविधान का निर्माण दूसरा चैप्टर लेकर के पढ़ाई को शुरू करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट।